अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। जैसे कि आपके नॉलेज में है कि हम लेक्चर कॉमर्स की प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्टर कॉमर्स, स्पेशलिस्ट कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिट और इससे रिलेटेड जितनी भी यूपीएससी एफपीएससी में पोस्ट आ रही हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करते, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग भी है और साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उनकी हम इसमें डिस्कस करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन थीम है डिस्कस करने वाले हैं, वो है जी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है और उनकी अकाउंटिंग बेसिक्स है। इसी तरह नॉन इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टमेंट यानी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ हैं, हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटीज है और अवेलेबल फॉर सिक्योरिटीज़ है, फॉर सेल सिक्योरिटीज़ है। अब उसके बाद इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी सिक्योरिटीज विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटीज विद कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस और इनकी अकाउंटिंग समरी है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके बाद से जो मेन रीजन है कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, वो उसके अंदर बेसिक रीजन है कंपनीज ट्रांसफर एक्सेस कैश इनटू इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस हायर इनकम, ताकि कंपनी के पास जो एक्सेस में कैश पड़ा हुआ है वो यूजलेस ना रहे, बल्कि उनको कहीं इन्वेस्ट करके उससे भी आप हायर इनकम जनरेट करें। सेकेंड रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स सेट किए जाते हैं ताकि इनको भी इनमें इन्वेस्ट करके मजीद अर्निंग्स जनरेट की जा सके। थर्ड, कंपनीज मेक इन्वेस्टमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, के फ्यूचर पर्पस के लिए, उनके जो मिशन और विजन हैं उनको फॉलो करने के लिए, अचीव करने के लिए भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के दरमियान हो, यानी लेस देन 1 ईयर हो, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होगी जो शॉर्ट टर्म के अलावा होगी, यानी मोर देन 12 मंथ जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। उसके बाद है जी डेट सिक्योरिटीज वर्सेस इक्विटी सिक्योरिटीज, के दोनों मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहलाती हैं, डेट भी और इक्विटी भी, क्योंकि दोनों की मार्केट में ट्रेडिंग होती है, फ्रीली ट्रेडिंग होती है। डेट होल्डर या बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर दोनों अपने शेयर और बॉन्ड को जब चाहे जिस वक्त चाहे सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन है, रिपोर्टिंग है। तो इस पूरी टेबल को आपने माइंड में रखना है और इसी से भी एमसीक्यूज काफी पूछे जा सकते हैं। आप सबसे पहले है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी आपका मेन पर्पस ही ट्रेडिंग है, यानी आप इस मकसद के लिए परचेज कर रहे हैं। आप परचेज कर रहे हैं ताकि जैसे इसकी प्राइस अप्स होंगी तो आप इनको सेल आउट कर देंगे। तो इस मकसद के लिए आप फर्दर रीसेल मकसद के लिए परचेज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। डेट है और नॉन इन्फ्लुएंशियल, यानी डेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन इन्फ्लुएंशियल होगी। और इसकी ये जो रिपोर्टिंग होती है फेयर मार्केट वैल्यू भी होती है, यानी जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस सूरत में आप इनकी गेन्स और लॉसेस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। गेन होगा तो भी उसको शो करते हैं, अगर लॉस होता है तो भी उसको शो करते हैं, रियलाइज करते हैं। और उसके बाद है जी हेल्ड टू मेच्योरिटी, यानी ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, जितने अरसे के लिए बॉन्ड या स्टॉक इशू किया है तब तक उसका जो होल्डर है, इन्वेस्टर है, वो अपने पास रखेगा और तब मेच्योरिटी टाइम पे उसको रिटायर हो जाएगा, रिटर्न कर देगा और इसकी अमॉर्टाइजेशन कास्ट पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है जी अवेलेबल फॉर सेल, यानी डेट एंड नॉन इन्फ्लुएंशियल इक्विटी सिक्योरिटीज हैं जिनकी रिगार्डिंग भी क्या की जाती है, फेयर वैल्यू के ऊपर ली जाती है। यानी फेयर वैल्यू मीन इनके ऊपर भी गेन या लॉस रियलाइज होता है तो उसका इफेक्ट अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो की जाती है। उसके बाद है ये नॉन सिग्निफिकेंस वाले या नॉन इन्फ्लुएंशियल थे, और यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल से मीन जो कंपनी की कंट्रोलिंग है उसके अंदर इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि ये आपकी कंट्रोलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इक्विटी सिक्योरिटीज विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और ये इक्विटी मेथड के जरिए रिकॉर्ड की जाती है। और कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस के मतलब इक्विटी सिक्योरिटीज विद कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, कंसोलिडेशन मतलब आपके शो की जाती है। अब यहाँ देखें, इसको कहते हैं होल्डिंग लेस देन 20% ऑफ वोटिंग स्टॉक। तो ये इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली होती हैं
और उसके बाद है होल्डिंग मोर देन, यहाँ देखो सॉरी, बी पॉइंट, होल्डिंग 20% आर मोर बट नॉट मोर देन 50% ऑफ वोटिंग। तो ये जो सिक्योरिटीज है, यहाँ पे ए मेंशन किया हुआ है, ये ए कैटेगरी की है, सॉरी ये वाला, ये सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेल वाली, तो ये लेस देन 20% होगी। और ये वाली जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये 20 to 50%। और ये फुल आएगी जिसका मोर देन 50% वोटिंग स्टॉक होगा। उसके बाद ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बारे में बताया हो कि अनरियलाइज गेन एंड लॉसेज है, और ये भी अनरियलाइज गेन एंड लॉसेज है जो आपकी बैलेंस शीट में भी और कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट भी मेंशन किया जाता है। बेसिकली ये सारी चीजें आगे फर्दर इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने इस टेबल के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये डिफरेंट इसके अकाउंटिंग प्रोसेस है, आप इनके एंट्रीज देखना चाहते हैं तो आपको देख सकते हैं, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो हम रिपोर्टिंग के मेथड्स हैं कि आपने किस तरह इसको रिपोर्ट करना है, ये गेन को रियलाइज करना है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, और अनरियलाइज गेन क्रेडिट। इसी तरह अगर लॉस हो जाए तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इनकी बैलेंस शीट में आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है ये भी इसमें शो किया हुआ है। इसी तरह हेल्ड टू मेच्योरिटी इनकी भी, और अवेलेबल फॉर सेल मुझे वही है जो हम पहले टेबल में सारा डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी रिपोर्टिंग भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से देख लें कि जिस अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाई परसेंट ऑफ ओनरशिप, जिसके अंडर 20% होगी वो फेयर वैल्यू मेथड कहलाएगा, और जिसके पास 21% से 50% कंट्रोल होगा वह इक्विटी मेथड कहलाएगा, और जो जिसका मोर देन 50% होगा वह इक्विटी मेथड विद कंसोलिडेशन कहलाएगा। कि बेसिकली उसको स्टॉक और इक्विटी कहते हैं कि आपका कितना इन्फ्लुएंस है कंपनी के अंदर। और कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरीज अगर कंपनी है, तो सबकी स्टेटमेंट अगर फाइनेंस स्टेटमेंट कंबाइंड बनाई जाती है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अगर एक ही कंपनी के 3 या 4 या अगर उसके यूनिट्स हैं तो उनको भी आप कंसोलिडेट करके, इंडिपेंडेंट है तो उनको भी आप कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक क्लासिफिकेशन है, ये टेबल भी अपने पास नोट कर लें, इसका इमेज बना लें, और दूसरे पहले वाले भी। तो यहाँ देखें कि शॉर्ट टर्म ये इन्वेस्टमेंट है, ये सिक्योरिटीज है, और ये लॉन्ग टर्म है। अगर हेल्ड टू मेच्योरिटी डेट सिक्योरिटी होगी तो ये कास्ट पे रिकॉर्ड होगी, अगर ट्रेडिंग डेट होगी या इक्विटी होगी तो उस सूरत में ये फेयर वैल्यू होगी, यानी इनका गेन और लॉस एडजस्ट होगा। इसी तरह अवेलेबल फॉर सेल है, डेट एंड इक्विटी दोनों हो सकती है, तो ये भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, ये डेट अगर होगा तो कास्ट पे रिकॉर्ड होगा, अगर अवेलेबल फॉर सेल होगा तो फेयर वैल्यू पे, अगर इक्विटी सिक्योरिटीज विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो इक्विटी मेथड के साथ रिकॉर्ड होगा, अगर इक्विटी सिक्योरिटी विद कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस है तो, यानी सब्सिडरी और पेरेंट का कंसेप्ट है, तो फिर इक्विटी मेथड विद कंसोलिडेशन होगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी की बनेगी, तो उसके अंदर मिनर जो माइनर कंपनीज हैं, जो सब्सिडरी कंपनीज है, उनका पार्ट इक्विटी भी मेंशन की जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।